गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 267 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा बांधों की एक श्रृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में जल प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की अपनी विस्तृत प्रणाली के लिए जाना जाता था। ये सैंधव स्थल हैं सारे के सारे, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धौलावीरा। तो हाल ही में चर्चा में रहा धौलावीरा सैंधव स्थल जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में कादरी द्वीप पर स्थित है और इस शहर में एक प्रभावशाली और अनूठी जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली थी। और यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2022 में पूछा गया था लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्ती, मल्ल और क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे। जैन मुनि थे, क्या थे? ये नाटककार थे, दार्शनिक थे, मंदिर आर्किटेक्ट्स। भवभूति, हस्ती, मल्ल, क्षेमेश्वर ये नाटककार और कविता संग्रह यानी लेखक हो गए एक तरह से, तो नाटककार हो गए, बी है इसका आंसर। देखिए भवभूति की बात करें तो 8वीं शताब्दी के विद्वान थे वो, जो संस्कृत में लिखे गए अपने नाटकों और कविता संग्रह के लिए विख्यात थे। उनके नाटक और कविता संग्रह की बात करें तो महावीर चरित और मालती माधव। हस्ती मल्ल की बात करें तो 13वीं सदी के होयसल साम्राज्य के कन्नड़ कवि और लेखक थे, ठीक है, पूर्व पुराण लिखा उन्होंने। क्षेमेश्वर की बात करें तो कश्मीर में, भारत में कश्मीर से 11वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि थे वो। और दशावतार चरित उनके लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा, देसलपुर। देखिए चन्हूदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है गुजरात का, सोहगोरा नहीं है। तो सोहगोरा एक हड़प्पा स्थल है। सोहगोरा हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है क्योंकि यह ब्राह्मी लिपि प्राकृत में लिखा गया अशोक युग का ताम्र पत्र शिलालेख है। बाकी हड़प्पा स्थल कोटदीजी की बात करें तो पाकिस्तान में, चन्हूदड़ो की बात करें वो भी पाकिस्तान में, और देसलपुर की बात करें तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में गुप्त वंश की अवधि के संदर्भ में घंटसला, कडूरा और चोल नगरों को किस नाम से जाना जाता था? महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल, उत्कृष्ट पत्थर कला और वास्तुकला के स्थान, शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, या विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह, क्या थे ये? घंटसला, कंडूरा और चोल ये विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह थे। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए रोमन साम्राज्य की संपत्ति पश्चिमी सभ्यता में कल्याण, चोल, ब्रोच और खंबात के बंदरगाहों के माध्यम से भारत पहुंची। और चोल जो है गुप्त वंशों के बंदरगाहों में से एक था। आंध्र प्रदेश में कंदूरा, घंटसाला और कावेरीपट्टनम यानी पुहार, टोंडेल ये सब पांड्य क्षेत्र के बंदरगाह थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 5 पर अजय निम्नलिखित में से किस शासक ने इस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को सलाह दी? देखिए जो कोई भी अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय की अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों को दोष देता है, अपने स्वयं के संप्रदाय को महामंडित करने की दृष्टि से वह बल्कि अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से घायल करता है। देखिए यहाँ से साफ साफ पता चल जाएगा, इस पर पहले भी हमने प्रश्न बनाया, चर्चा की है, कि अशोक के कथन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मौर्य सम्राट अशोक जो है बिंदुसार और सुभद्रागी के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक, ये क्रम हो गया। अशोक को जो है देव नाम प्रिय, जिसका अर्थ है देवताओं में प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में भी जाना गया उनको। जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, शासनकाल है 268 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक। अपने आदेशों में उन्होंने अपनी धम्म नीतियों पर जोर दिया अशोक ने, और अशोक के अधिकांश शिलालेख धम्म पर हैं
और धम्म का विषय व्यापक रूप से सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित कर रहा था और धम्म के पास कोई नियम या कानून नहीं था। और अशोक के मूल सिद्धांतों में से जो है पसंदीदा क्या थी? सहिष्णुता थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आया है? मैत्रेय। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मैत्रेय गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे और मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो भविष्य में पृथ्वी पर दिखाई देंगे और इन्हें जो है दुनिया का भावी बुद्ध माना जाएगा। उन्हें अजिता बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। अविलोकितेश्वर की बात करें तो एक बोधिसत्व है जो सभी बुद्धों की अनुकंपा का प्रतीक है। हिस्ट्री का सवाल है ये। पद्मपाणि की बात करें तो पद्मपाणि एक बोधिसत्व है जो कमल धारण करते हैं। लोकेश्वर की बात करें तो विश्व का भगवान कहा जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न है हिस्ट्री का। ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपको यूपीएससी सिविल सेवा में दिखाई देंगे, स्टेट पीसीएस में भी दिखाई देंगे। लेकिन छोटी सी एक शब्द को पकड़ के जो है एलिमिनेट कर सकते हो इनको। तो ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा जानते थे लेकिन सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। अब थम जाइए यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तो लोहे का ज्ञान ही नहीं था, ना लोहे का ना घोड़े का। तो कर दो एलिमिनेट इसको, ये तो हो ही नहीं सकता सही। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई सबूत नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है, ना लोहे का ज्ञान ना घोड़े का ज्ञान। तो दूसरा वाला है गलत। तो जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि तीसरा वाला भी करेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। देखिए, सुदकोतता से कहीं कहीं लिखा है कि घोड़े की हड्डियां या अवशेष मिले हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं किया गया है कि अभी तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। घोड़े का ज्ञान नहीं था उनको, ना घोड़े का ना लोहे का। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऋग्वैदिक आर्यों की बात करें तो युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया था उन्होंने, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उनका उपयोग करने का जो है कोई सबूत नहीं छोड़ा। ऋग्वैदिक आर्यों के दौरान प्रयुक्त तलवारों, तीरों और धनुषों के भी प्रमाण मिले हैं। ऋग्वैदिक आर्य सोना, चांदी, लोहा, तांबा के बारे में जानते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग सोने के बारे में जानते थे, तांबे के बारे में जानते थे, कांसे के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। और ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को तो घोड़े का ज्ञान ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? यूपीएससी सिविल सेवा 2017 का प्रश्न है। शुंग वंश के संस्थापक का पुत्र है अग्निमित्र और अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है, वो है मालविका अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर बी। तो मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। कालिदास द्वारा लिखा गया संस्कृत का नाटक है यह विदिशा के शुंग सम्राट राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी को बताता है। अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। बाकी स्वप्नवास वद्यतम की बात करें तो भास द्वारा लिखित 6 कृत्यों का एक संस्कृत नाटक है। मेघदूत कालिदास की कृति है, सभी को पता होगा। रत्नावली की बात करें तो राजकुमारी रत्नावली और हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक राजा उदयन के बारे में संस्कृत का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में 2015 में भी पूछा गया और सेम प्रश्न 2014 में भी पूछा गया, खाली इनको ऊपर नीचे किया था। ठीक है, 14-15 दोनों में पूछा गया। तो अवंती से बुद्ध के जीवन का कोई संबंध नहीं है, गांधार से बुद्ध के जीवन का कोई संबंध नहीं है, मगध से है उनका संबंध, कौशल तो उनकी माता थी महामाया। तो एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट ऐसे करेंगे कि मगध से तो संबंध होगा ही होगा उनका, ठीक है, और कौशल से भी होगा। तो जहाँ जहाँ 3 नहीं है सबसे पहले तो 3 सभी में है, जहाँ जहाँ 4 नहीं है उसको हटा दीजिए। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यानी आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन अवंती से इनका मतलब नहीं है, तो 3 और 4 हो गया।
कौशल से और मगध से। देखिए गांधार का सीधा संबंध जो है बुद्ध के जीवन से नहीं था। यह मौर्य काल के शासन के दौरान विशेष रूप से अशोक के काल में फला फूला। राजगीर मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी जिस पर बुद्ध के समय बिंबिसार का शासन था। और महाविनिष्क्रमण के बाद बुद्ध पहली बार राजगीर गए थे जहां उन्होंने एक तपस्वी के रूप में रहना शुरू किया और सिंहासन के लिए बिंबिसार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो राजगीर से उनके जीवन का संबंध हो गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ लेकिन हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कौशल से हो गया क्योंकि महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था जो कि कौशल वंश की थी वो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? धम्म है, बुद्ध है, संघ है, दर्शन नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध यानी आध्यात्मिक क्षमता, धम्म यानी बुद्ध की शिक्षाएं और संघ यानी बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का क्रम, तो दर्शन इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी के लोगों की विशेषताएं में लक्षण करता है? यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2013 में पूछा गया। 3 स्टेटमेंट के साथ है। देखिए उनके पास बड़े बड़े मंदिर और महल थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास। उन्होंने मात्र देवताओं और पुत्र देवताओं दोनों की पूजा करते थे वो। उन्होंने घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। अगेन बात वहीं अटकती है, तीसरे स्टेटमेंट को पकड़िए, ना घोड़े का ज्ञान ना लोहे का ज्ञान। तो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो एलिमिनेट कर दो इसको, तीसरा सही नहीं हो सकता। बड़े बड़े मंदिर महल नहीं थे उनके पास, गलत है पहला स्टेटमेंट भी। वे मातृ देवताओं और पितृ देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी नर और मादा देवी देवताओं की पूजा करते थे दोनों के दोनों। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाता, करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, बी है इसका आंसर। और ये प्रमाण भी मिला है इसलिए सही है। तो किसी भी हड़प्पा स्थल से ऐसी इमारत की खोज नहीं की गई है जिसे सकारात्मक रूप से एक मंदिर के रूप में पहचाना जा सके, लेकिन मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार का उपयोग अनुष्ठान के लिए किया जा सकता है। तो पहला वाला गलती हो गया। देखिए देवियों के समान मूर्तियां पाई गई हैं जो देवी माँ की पूजा का सुझाव देती हैं। जानवरों से घिरे हुए त्रिशूल जैसे शिव वस्त्र धारण किए न्याय संगत मुद्रा में बैठे एक पुरुष आकृति के साथ एक मुहर मिली है और शिव से यह बहुत समानता रखती है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पावासी शिव की पूजा कर रहे होंगे। और उर्वरता के प्रतीक के रूप में लोगों द्वारा पूजा की जाने वाली देवी माँ की मिट्टी के आंकड़े मिले हैं और एक छोटे पत्थर की मुहर पर उकेरे गए नर देवता की एक आकृतिक आकृति भी मिली है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि सिंधु मोहरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बकरियां, भैंसों, बैलों, हाथियों, कुत्तों और ऊँटों सहित बड़ी संख्या में जानवरों को पालतू बनाया गया था, किंतु घोड़े का ज्ञान उनको नहीं था। घोड़े का उपयोग जो है नहीं मिला है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण देने के प्रावधानों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। सीधे सीधे याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? RBI के अलावा और कौन करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। बहुत सारे काम RBI करता है, बैंकर्स ऑफ बैंक है RBI। भारत में मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए बैंक नोटों के मुद्दे और भंडारण रखने को विनियमित करता है और आमतौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को इसके लाभ के लिए संचालित करना, ये सारे काम है इसके RBI के। तेज़ी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करना। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सतत विकास के लिए मूल स्थिरता बनाए रखना। तो डी वाला स्टेटमेंट सही हो गया RBI। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए।
देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवाद समापनों छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? कौन है वो? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो, या फिर डी में क्या है, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। ऐसे प्रश्न स्टेट में पीसीएस में भी मिलेंगे आपको, यूपीएससी सिविल सेवा में मिलेंगे। तो यह है श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, श्रम ब्यूरो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय जिसे 1 अक्टूबर 1946 को स्थापित किया गया था। इसे श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संलग्न संग्रह, विश्लेषण और प्रसार का कार्य सौंपा गया है। श्रम ब्यूरो की 2 शाखाएं हैं, शिमला में और चंडीगढ़ में। श्रम ब्यूरो के कार्य और गतिविधियों को 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: श्रम आसूचना, श्रम अनुसंधान और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का इरडा भारत में डैश उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है? बैंकिंग क्षेत्र को, निवेश क्षेत्र को, बीमा या म्यूचुअल फंड्स? इरडा है बीमा से संबंधित, डी है आंसर। तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है इरडा का, भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? ये प्रश्न भी 12 फरवरी को बीपीएससी 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण। सेज अधिनियम 2005 के उद्देश्य तीनों हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। देखिए, सेज अधिनियम 2005 की बात करें तो एक सेज एक देश के भीतर एक क्षेत्र है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त यानी राजकोषीय रियासत है और इसके तहत मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून है। सेज इन क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए बनाए गए हैं जिससे व्यापार करने में आसानी हो सके। भारत में सेज की बात करें तो एशिया का प्रथम सेज यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था और भारत के सेज को चीन के सफल मॉडल के साथ मिलकर संचालित किया गया था। वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित हैं भारत में, जिनमें से 265 चालू हैं। लगभग 64% सेज यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 5 राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, स्टेट पीसीएस में मिलेंगे ऐसे प्रश्न आपको। कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है? बोल रहा दोष भंडारण की समस्या, ऑप्शन नंबर सी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या है? सादगी, जमाखोरी का कोई खतरा नहीं, शोषण की कम संभावना। वस्तु विनिमय प्रणाली के नुकसान क्या क्या हैं? इच्छाओं का दोहरा संयोग, व्यावहारिक समस्याएं, छोटे उत्पादों में विभाजन और वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष भंडारण की समस्या। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? RBI, NSSO, नीति आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। फुल फॉर्म के साथ शॉर्ट फॉर्म भी जाननी जरूरी है क्योंकि हमेशा फुल फॉर्म नहीं आएगी। इसका उत्तर है NSSO, ऑप्शन नंबर बी। तो NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा की बात करें तो गरीबी रेखा को आय या खर्च के उस स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि कोई व्यक्ति शेष समाज की तुलना में गरीब है। यह आय या उपभोग व्यय का एक उपाय है जो गरीबों को बाकी आबादी से अलग करता है। यह इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति पूछ लेते हैं। तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 29 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 22 रुपये का गरीबी स्तर जो है प्रस्तावित किया। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 29 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। गरीबी रेखा चुनने के 2 कारण हैं। क्या क्या?
ऐसी नीतियाँ बनाना जो गरीबों की ज़रूरतों के अनुरूप हों और यह निर्धारित करने के लिए कि समय के साथ सरकारी कार्यक्रम सफल रहे या असफल। अब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSS की बात करें तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता था। यह समय समय पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है और प्रत्येक वर्ष उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। नमूना सर्वेक्षण करके हर 5 वर्ष में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है और सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या NSSO है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से थे? पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। यह प्रश्न भी 12 फरवरी को BPSC 68वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य, पहली में तो आर्थिक विकास था तो विकास हो गया, आधुनिकीकरण था 7वीं में, चौथी में आत्मनिर्भरता थी, साहित्य नहीं है इसमें तो चौथे को हटा दीजिए, चौथे से एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर बी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर योजनाओं की अवधारणा पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग के रूप में ज्ञात निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित किया गया था। पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनसे प्रश्न बनते ही रहेंगे। तो यह है योजना, यह है लक्ष्य, ये पूरी तालिका एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। पहली में आर्थिक विकास, ठीक है, तो विकास वाला उस करेक्ट हो गया। चौथी में क्या था? विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता थी, तो दूसरा भी सही हो गया। 5वीं को बड़ा पूछते हैं, रोजगार और गरीबी उन्मूलन 5वीं में, और बाकी 8वीं में है वो, ठीक है, आधुनिकीकरण, उद्योगों का आधुनिकीकरण, तो शुरू के 3 करेक्ट हो गए। 7वीं में क्या है? प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता का स्तर, और बाकी 11वीं में रखा गया था तेजी से अधिक समावेशी विकास, और 12वीं में रखा गया था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसको ही पूछ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले को, तो 12वीं में ये। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो माना कि एग्जाम 2023 में हो रहा है, 24 में हो रहा है, लेकिन स्टेट पीसीएस में ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं इतना पीछे का, क्योंकि सवालों की संख्या 100 से ऊपर रहती है, किसी में 120 रहती है, किसी स्टेट पीसीएस में 150 रहती है, तो कुछ ऊटपटांग प्रश्न रखने भी जरूरी हैं। तो इसका उत्तर है यूनियन बजट 1992-93 में। देखिए, सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के बाद दोहरी विनिमय दर के साथ उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 1992-93 के बजट में नए दृष्टिकोण का खुलासा किया, और भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च की शुरुआत में इसकी घोषणा की, RBI ने, और मार्च 1992 में भारत सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को लागू किया। तो 1992 तो बजट वही हो गया 92-93 वाला, तो बी करेक्ट है इसका आंसर, सी करेक्ट है इसका आंसर, सी में है ना, सी। चलिए, तो ये 20 प्रश्न थे, अधिकतर प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही थे, कुछ UPSC सिविल सेवा में पूछे गए, कुछ अदर स्टेट PCS में, कुछ अभी जो BPSC हुई थी उसमें पूछे गए, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।